स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं और आज दिन भर क्या कुछ बड़ा रहने वाला है, क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना भी मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और कुछ हेडलाइंस पर हम नजर डालने वाले हैं आज और बताने वाले हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ लोगों की जरूरत की खबर है कि आज क्या कुछ उनके लिए महत्वपूर्ण है। जिसमें से अगर पहले खबर की मैं बात करूं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मधुबनी में एक रैली को संबोधित करेंगे। शाह का इस साल का ये 6वां दौरा होने वाला है। जी, जी। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने गीता। ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी एक तरीके से अपनी कैंपेन को किक स्टार्ट कर चुकी है और उसी का आप हिस्सा मानिए। और केंद्रीय गृह मंत्री जब वहाँ पर होंगे, तो किस तरह से जो इंडी गठबंधन है, उस पे हमले होंगे, किस तरह से नीतीश कुमार को घेरेंगे, लालू प्रसाद यादव को घेरेंगे, कैसे अपनी वो बात रखेंगे वहाँ पर, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या जितना तेज़ हमला वो लालू प्रसाद पे करते हैं, क्या उतना ही तेज़ वो नीतीश कुमार पे भी करते हैं? क्योंकि अंदर खाने बिहार की राजनीति में बहुत कुछ पक रहा है, इसलिए उनका ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी। और इसके साथ साथ दूसरी मैं बड़ी खबर की बात करूं तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ दौरे पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और वो बस्तर जिले में चुनाव रैली को संबोधित भी करने वाले हैं। और इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा, 5 राज्यों के चुनाव हैं और केजरीवाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जगह जा रहे हैं, जहाँ मौका मिलता है टिकट का अनाउंसमेंट भी करते हैं। यहाँ भी ये देखना दिलचस्प रहेगा कि छत्तीसगढ़ में सरकार तो कांग्रेस की है और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो जब आप रैली करेंगे तो हमला किस पे बोलेंगे? क्या आप हमला वहाँ से केंद्र सरकार पे बोलेंगे? पर क्योंकि राज्य के चुनाव है तो कांग्रेस को आप कितना आड़े हाथों लेंगे वहाँ पे? ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। जी। और इसके साथ साथ अगली बड़ी खबर की बात करूं तो हैदराबाद में आज 16 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है। रविवार यानी 17 सितंबर को कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। ये है कि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक ये पहले से प्रपोज़ थी और ये सबसे मजबूत कमेटी है कांग्रेस की और इसमें बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। इंडी गठबंधन में कैसे चीज़ों को आगे चलाना है, जो अब तक हुआ है उसका क्या है। हो सकता है टिकट आवंटन को लेकर भी कोई सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई बातचीत हो, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव उस पे भी कोई बातचीत हो। ये डिफरेंट डिफरेंट आज मीटिंग के चरण रहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स में पूरे दिन में मीटिंग होगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने की उम्मीद है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें सब पता चल जाएगा। जी। इसके साथ साथ अगली खबर की बात करूं तो केरल में निपा वायरस का 6ठा केस मिला है। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है जबकि बाकी 4 लोगों का इलाज किया जा रहा है। निपाह ने काफ़ी वहाँ पर डर फैलाया है केरल में और मैं पढ़ रहा था कि बड़ी लॉकडाउन जैसी स्थिति भी वहाँ पर नज़र आती है। क्योंकि हमने कोविड का दौर देखा है, इसलिए हब हर वो वायरस जो है वो डरा देता है और निपाह नो डाउट खतरनाक है, लेकिन सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने तौर पे लगे हुए हैं और कितना कम से कम ये फैले, कितने ज़्यादा लोगों को जागरूकता हो सके और जो बीमार है कैसे उनका इलाज हो सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जी। इसके साथ साथ फ्रांस में आईफोन 12 की बिक्री बैन है। सरकार ने कहा है कि सबसे ज्यादा रेडिएशन है। एप्पल ने कहा कि रेडिएशन कम करने के लिए वो जल्द ही सॉफ्टवेयर अपडेट लाएंगे। ये बड़ी खबर है। देखिए अब आईफ़ोन 15 लॉन्च हुआ, अभी लोग उसके बारे में सोच ही रहे थे और सेल किक स्टार्ट होगी। इंडिया में मैंने सुना है 22 तारीख से जो है वो स्टोर्स पे भी मिलना शुरू हो जाएगा। वेबसाइट पे ऑनलाइन देखिए वहाँ भी आपको कमिंग सून दिखता है। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि आईफ़ोन 12 की बिक्री पर फ्रांस में जो है वो बैन है क्योंकि इसमें जो रेडिएशंस निकलती हैं गीता, वो रेडिएशंस जो यूरोपियन यूनियन में क्योंकि फ्रांस आता है उसके मापदंड से ज़्यादा है। उनको लगता है कि ये नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए उन्होंने फर्दर बिक्री पे रोक लगा दी है। अब एप्पल के ध्यान में ये मामला आया, तो एप्पल ने कहा कि हम इस मामले को पूरी तरह देख रहे हैं, आप चिंता ना करें, हम एक सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे और उस सॉफ्टवेयर से रेडिएशंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सरकार ने भी कहा कि हम पुनः चेक करेंगे, अगर हमारे मापदंड पे ये खरा उतरता है, तो निश्चित तौर पर हम इसकी बिक्री खोल सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि अब आईफ़ोन 15 का दौर आ गया, वो लॉन्च हो गया। अब आईफ़ोन 12 तो वैसे भी फेज़ आउट हो रहा है। जब आईफ़ोन नए आते रहते हैं, तो पुराने आईफ़ोन्स फेज़ आउट होते रहते हैं। तो एप्पल ने इसको लेकर प्रतिक्रिया यही दी है कि हम इस सॉफ्टवेयर को जल्दी अपडेट कर देंगे और बाकी सबसे मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि पूरे स्टाफ से एप्पल ने कहा है इस पे कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान कहीं से कोई जारी ना करे,
एक जो उनका बयान आया वो यही आया है कि जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर को अपडेट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। जी, इसके साथ-साथ अगली खबर, पीएम मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर टॉप पर है और 76% की, माफ कीजिएगा, उनकी रेटिंग है और बाइडेन 7वें और सुनक 15वें स्थान पर है। ये एक पूरे भारतीयों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हम कहते हैं कि पीएम मोदी ग्लोबल लीडर हैं तो ग्लोबल लीडर हैं, विश्व नंबर 1 है तो है। अमेरिका की कंसल्टेंसी कंपनी है, उसने ये सर्वे वो अक्सर करती है और उसमें अप्रूवल रेटिंग जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की 76% है। उनके बाद जहाँ तक मुझे याद है शायद दूसरे नंबर पे ब्राज़ील के जो हैं या स्विट्ज़रलैंड के हैं शायद, वो नेता हैं। लेकिन जो सबसे मजबूत देश है अमेरिका, जिसे वर्ल्ड पावर कहा जाता है, उनके राष्ट्रपति 7वें नंबर पे हैं। उसके अलावा ब्रिटेन, ऋषि सुनक 15वें नंबर पे हैं और पीएम मोदी। और ये जो सर्वे हुआ है ये 6 से 12 सितंबर के बीच की डेट है और इसी दौरान जो है वो G20 भी चल रहा था। तो कहीं न कहीं पीएम मोदी की स्वीकार्यता बढ़ी है, उनका जो एक कहते हैं कि जलवा पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में बरकरार है और ये आंकड़े गवाही देते हैं कि जो जिन लोगों को इस चीज़ से गुरेज़ है कि अब भारत को वो कहते रहते हैं विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है, तो उनके लिए ये भी आंकड़े आँख खोलने वाले हैं कि बनने वाला नहीं है, उसकी राह पर हम चल चुके हैं। और पीएम मोदी की ये जो अप्रूवल रेटिंग आई है 76% की, ये बताती है कि वो अब वर्ल्ड लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे स्वीकार्य नेता है। वो दुनिया के लिए एजेंडा सेटर बन चुके हैं, वो ट्रेंड सेटर बन चुके हैं। वो ये तय करते हैं कि विश्व ने अब किस ओर सोचना है। एक विश्व और एक पूरा अर्थ और एक फैमिली का जो उन्होंने स्लोगन दिया, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में ये अप्रूवल रेटिंग और बढ़ेगी और दुनिया के सब लीडर्स और पूरी दुनिया वैश्विक मंदी जहाँ पर इस वक़्त बहुत सारे देशों में छँटनी चल रही है, छाई हुई है और ग्लोबल एनवायरनमेंट को लेकर चर्चा चल रही है, जहाँ पर एक तरफ रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, उस वक़्त एक ऐसा ग्लोबल लीडर चाहिए ही, जिसकी तरफ सारी दुनिया देखती है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है और वो बनकर पीएम मोदी उभरे हैं। जी। तो कुल मिलाकर यही सारी जानकारी और इसके साथ अगली जानकारी ये है कि 1993 बैच में आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। रेगुलर डायरेक्टर की नियुक्ति या अपने आदेश तक कार्यभार संभालेंगे, माफ कीजिएगा, अगले आदेश तक कार्यभार संभालेंगे। नवीन अभी ईडी के स्पेशल डायरेक्टर हैं। ईडी डायरेक्टरेट डायरेक्टर के रूप में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल शुक्रवार को समाप्त हो गया है, जिसके बाद की नई नियुक्ति देखने को मिली है। जी, नई नियुक्ति मिली है और संजय कुमार मिश्रा को तो एक्सटेंशन भी मिल गया काफ़ी बार और कोर्ट में भी ये मामला गया और अब उनका क्योंकि कार्यकाल समाप्त हुआ है, सबको जानते हैं कि शुक्रवार को हुआ है, तो अब जो राहुल नवीन हैं, उनको जो है एक वर्किंग डायरेक्टर के तौर पे वो प्रभार सँभालेंगे ईडी के डायरेक्टर के तौर पे, जब तक अगला कोई नियुक्ति या अगला कोई आदेश सरकार नहीं देता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि संजय कुमार मिश्रा के लिए जैसे कि कहा जा रहा था सीआईसी का जो पद है चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या चीफ इन्वेस्टिगेशन कमीशन का सीआईसी का या सीईसी का कोई एक नया पद जो है वो जनरेट तो सरकार करने वाली है एग्जैक्टली मेरे दिमाग से नहीं आ रहा है तो क्या ये जो स्पेशल सेशन हो रहा है क्या इसमें वो बिल भी आएगा जिसके लिए ये एक पद जो है संजय कुमार मिश्रा के लिए क्रिएट किया जाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है। जी। और जिस तरीके से अगली जानकारी, टीम इंडिया को एशिया कप 2023 के आखिरी सुपर 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। टीम को टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी बांग्लादेश ने आखिरी ओवर तक चले रोमांच मुकाबले में 6 रन से हराया। बांग्लादेशी टीम ने इस टूर्नामेंट में भारत 2012 के बाद जो है जीत हासिल की है। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प था और लास्ट मोमेंट तक गया। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, पहले तो टीम इंडिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतरी नहीं थी। हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह इनको रेस्ट दिया गया था। अब जो नए टीम के खिलाड़ी हैं, एक तो उनकी टेस्टिंग हो गई, आपको वर्ल्ड कप में जाना है, उससे पहले आपको सभी चीज़ें खंगालनी हैं। आपको ये पता लग गया कि आपकी बैटिंग में कितनी स्ट्रेंथ है, डेप्थ है, अगर बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होता है तो आप कैसे खेलते हैं, बांग्लादेश जैसी टीम है, इससे हार-जीत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, भारत तो ऑलरेडी फाइनल में है। भारत का मुकाबला श्रीलंका से होने वाला है। लेकिन हाँ, एक जीत के साथ जाते तो बढ़े हुए मनोबल के साथ जाते, अब आप एक हार के साथ जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा प्रयत्न फाइनल वाले डे वाले दिन करना पड़ेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग मैच था। जी।
कुल मिलाकर यही सारे अपडेट, यही सारी जानकारी यानी आज का महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसकी एक जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है और बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस जानकारी को विश्लेषण करने के लिए, जानकारी बताने के लिए। इसी तरीके से तमाम अपडेट्स नेशन स्पीक्स लाता रहेगा, पूरे दिन की खबरें आप तक पहुंचाई है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और यूं ही नेशन स्पीक्स को प्यार देते रहिए। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।